नमस्कार बच्चों, आपका फिर से इस साकेत विद्यालय परिवार में आपके ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आपका जो पिछले वीडियो गया था उसको आप देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे, पढ़े भी होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, ये हमारा दिल कह रहा है। अच्छे तरीके से आप घर पे परिश्रम कर रहे होंगे। जो हमारे सब सहयोगी हैं आप सबके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो हमने इसे 1.1 खत्म किया था। आज अगला हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो लिखने की या व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। अभाज्य संख्या हमने बताया, अभाज्य में अंतर क्या होता है? भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जबकि अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जो खुद से या स्वयं से कटे, अभाज्य जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, वो क्या होती है? भाज्य। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 6, एक संख्या हम ले रहे हैं 6। अब देखेंगे क्या 6 किससे किससे कटेगा? 2 3 6, 3 1 9 3, किससे कट गया? 2 गुणे 3। क्या हम 6 को 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ऐसे एक हम संख्या ले रहे हैं 30। जब 30 को डिवाइड करिए, 2 से काटेंगे 15 गुना 30, 3 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो इस हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 15 गुना 30, 3 गुना 6। क्या बताइए, जो 2 है, ये 3 है, ये 5 है, क्या ये आपका अभाज्य नहीं है? अभाज्य संख्याएं नहीं है? तो उनके जो गुणनखंड होते हैं उनके गुणनफल के रूप में जो व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो संख्याएं सब क्या होंगे? अभाज्य होंगे। क्या कह रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, ये क्या है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट रहे हैं। 1 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। अब ये देखिए 30 है, 2 3 5 से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या है जो उसके गुणनखंड होंगे, यदि उनको गुणनफल के रूप में लिखा जाए और जो उनके गुणनफल होंगे, वो संख्याएं होंगी जो काटने वाले वो क्या होंगे? वो सब होंगे अभाज्य होंगे। तो जितने भी संख्याओं के हम उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, वो सब क्या रहेंगे? हमारे अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाएंगे। तो इतने हमको जानना है। अब आपको हमें जानना है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे? आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपने निकालना सीखे हैं कि 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम होता नहीं है, आपके पुस्तक में जिक्र नहीं है। तो अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम 2 संख्याओं का। तो आप उससे पहले एक फार्मूला लिख लीजिए। आप जैसे हम यही ले रहे हैं, आपका एक उदाहरण नंबर एग्जांपल नंबर 6 आपका है, एग्जांपल नंबर 6 आपका है कि 6 और 20 का एचसीएफ। हाँ, एक चीज और है, जब भी आप इस वीडियो को पढ़ने बैठिएगा, वीडियो को मोबाइल में लेकर पढ़ने बैठिएगा, बुक जरूर लेके बैठिएगा, साथ में बुक जरूर लेके बैठिएगा, किताब को साथ में लेके चलिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को मैच कराते जाएं। जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके पुस्तक में है कि नहीं है, मैच करवाते चलिएगा। कह रहा है संख्याएं 6 और 20 के संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात
ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ का मतलब होता है आपका क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। अभी दोनों का डिफरेंस जरूर बता देंगे हम। एचसीएफ और एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। एलसीएम लोएस्ट, लोएस्ट में सबसे छोटी, वह ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो ये दोनों उसको डिवाइड करती है। अभी बता रहे हैं, निकालिए। अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने कहा 6 को अभी हमने लिखा था, कितना लिखा था हमने, 2 गुणे 3 लिखा था। ऐसे हम 20 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 4 पंचे 20, या अगर आपको नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए 2 10 या 20, 2 5 या 10, 5 1 या 5, सॉरी कैंसिल। इसको हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 या 10 2 या 20। करा ये देखिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, और 6 और 20 को हमने क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब क्या करें, इसका एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ किसका, 6 और 20, 6 और 20, 6 और 20, या इसको हम इस 20 को एक और, ठीक है, 2 कितनी बार है, 2, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। ये देखिए 2 टाइम्स है ना, ये जो 2 है 2 राइट इन 2 टाइम्स, वी कैन राइट 2 to the power 2, ठीक है। अब हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं दोनों में, इसमें सबसे छोटी का देखिए, इस 2 की पावर कितना है, 2 है, इस 2 की पावर कितना है 1। तो अगर पावर रूप में देखा जाए छोटी संख्या है तो पावर रूप में आप निकाल ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दी गई हो तो उसमें देखते हैं दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, हम इसको बात लिख के बताएंगे। अभी एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे दोनों संख्याओं के जो फैक्टर हैं, तो फैक्टर किए गए दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों में यही एकदम बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, 1 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ 5, सेम नहीं है, ये है नहीं है। जो दोनों में सेम दिखाई देता उसी को एक बार हम लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब बताइए क्या जो ये 2 है 6 को काटेगा, 2 3 6, 2 दशमलव कट गया। सिमिलरली इसी प्रकार हम लिखेंगे एलसीएम 6 and 20। देखते हैं काम तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं, काम तो वही करते हैं, क्या कौन सा काम वही करते हैं जो इसमें देखिए दोनों में जो सेम दिखाई दे रहा है, जो दोनों में से ये 2 2 सेम दिखाई दे रहा है, इसको हम यहां लिख लेंगे, हमने 2 लिख लिया। अब आंख बंद करके कुछ करना नहीं है, जो दोनों में अगर 1 मिल रहा है तो एक बार एक और मिलता तो एक और लिख लेते, नहीं मिल रहा है जो जितना मिलेगा उतना लिख लेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं हमारी बचेंगी यहाँ पर सबको यहाँ गुणा कर देंगे। 3 बच रहा है 3 लिख देंगे, 2 बच रहा है 2 लिख देंगे, 5 बच रहा है सबको लिख दिया हमने। तो 5 गुना 10 3 30 और दुना 60। अब बताइए 5 गुना 10 3 30 गुना 60 हो गया। हमने कहा एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों को काटती है। देखिए 6 और 20 का एचसीएफ 2 है, 2 6 को भी काटेगा और 20 को भी काटेगा। हमने कहा वह छोटी सी संख्या को, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 6 और 20 इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर 6 दहाम 60, 6 10 या 60, 23 या 60, तो 60 को 20 और 6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यही हमारा होता है। या इसको हम अगर हम पावर रूप में देखें, 6 को हमने लिखा है कितना 2 × 3, या 20 को लिख सकते हैं 2 × 3, या 20 को लिख दें कितना 2 के 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई 3। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं 6 और 20 में देखते हैं सबसे छोटी घात कितनी है, सबसे छोटी घात देखेंगे यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो दोनों सेम है उसी को छोटी घात देखेंगे तो इसके पावर 1 है, तो कितना हो गया 2 हो गया। एलसीएम में देखते हैं
सबसे बड़ी घात कौन है? जो दोनों मिल रहा है, सबसे बड़ी घात जो दोनों मिल रहा है वही देखेंगे। दोनों में ये दो दो मिला, लेकिन सबसे बड़ी घात कितना है? 2 का स्क्वायर। अब शेष जो बच रहा है, कौन कौन बच रहा है? 5 और 3 बच रहा है। 3 गुणे 5 तो 5 दिए 15 और 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका 60 हमारा हो गया। तो हमारा कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो क्या हो गया? तुम्हारा 60 हो गया। तो कितना हुआ हमारा? 60 हो गया। तो इसी के आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक, कुछ आपको यहां पर फार्मूले याद रखने हैं। जैसे अभी हमने थोड़ा सा आपको बता दें कि अभी हमने 6 और 20 का, ये दो संख्याएं हैं। क्या है? ये दो संख्याएं हैं, और इनका HCF 6 और 20 का HCF 2 आया था, और LCM 6 और 20 का 60 आया था। अगर दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, 6 और 20 का मल्टीप्लाई कर दें और उनके HCF और LCM का हम क्या कर दें? गुणा कर दें, क्या दोनों बराबर होगा? बिल्कुल बराबर। 20 छक्का 26 या 120 और 62 जा 120। अगर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड का वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। तो हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। एक संख्या यानी क्या इसको लिख सकते? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उनका HCF और LCM आपस में गुणा कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमें ये सेटिस्फाई कराना है, पहला कंडीशन कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दिया जाए और उनकी HCF और LCM गुणा कर दिया, क्या दोनों आपका आंसर सही है, सेटिस्फाई हो रहा है? तो आपका चेक करने का ये तरीका है। इसी के आगे अगर हमें पहली संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो? फार्मूला है। अगर मुझे पहली संख्या निकालना हो, पहली संख्या फर्स्ट नंबर निकालने के लिए HCF गुणे LCM बटे, ये बटे क्या हो जाएगी? ये सेकेंड नंबर। क्या हो जाएगी? ये सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और क्या? सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या, चलिए अगर हमें दूसरी संख्या निकालना है तो हो जाएगा ये HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या, ये हो गया। अगर हमें तीसरा, अगर हमें HCF निकालना हो, क्या निकालना हो? HCF निकालना हो तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM। चौथा, अगर हमें LCM निकालना हो तो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा? ये आपको 4 फार्मूले याद रखना है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है HCF LCM यानी 4 देखिए, 2 इधर है, 2
अब इन चार में से अगर 3 दिया गया है तो एक का मान निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए एचसीएफ और एलसीएम और दूसरी संख्या दिया तो पहली संख्या निकालने के लिए तो ये फार्मूला, दूसरी संख्या निकालना है तो ये तीनों दिया तो ये फार्मूला, अगर ये तीनों दिया गया इससे निकलेगा, अगर ये तीनों दिया गया तो एलसीएम यहां से निकलेगा। इतना चीज आप याद रखिएगा, इतना चीज आप याद रखिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बेहतर ढंग से समझिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में एग्जाम्पल आपके सारे आसान हैं, एग्जाम्पल आपके सारे आसान हैं। तो हम अब एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 1.2, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 शुरू करें। आप पुस्तक को अपने सामने खोल के बैठिएगा। 1.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 140 को, तो 140 को ऐसे करिए, 2 से कटेगा 70 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 35 हो जाएगा, 5 से कट 75 हो जाएगा और 7 से कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 140 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140 हो गया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 140, ठीक है। 2 ये 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है या 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं, दूसरा है इसका, पहले का दूसरा है 156। तो 156 को 2 से 7 जा 14, फिर 2 से काटेंगे हम 2 तिहाई से 2 9 18, 39 हो गया। कितना हो गया 39। फिर 3 से कटेगा 13, 13 से काट देंगे। अब इसको हम क्या कर दें, इसको लिख सकते हैं कितना 156 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आप कर सकते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। ये आपको जो जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आशा करता हूं 2 हो गया है, 3 आपका है, आप उसको लगा सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं, लगा लीजिए। ये हमारा मन कह रहा है, ये हमारा विश्वास है, आप लोग जरूर लगा ले जाएंगे। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सब लोग पुस्तक सामने लेके बैठिएगा। यहाँ 38 25 दिया गया है, 38 25 दिया गया है। तीसरा कितना है 38 25 है। चौथा है 5005 है। फिफ्थ है 74 29 है, 74 29 है। तो आशा करता हूं ये 3 क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। इसी प्रकार आपको भाग जिससे लगाते हुए चले जा रहा है, लगा लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, 1.2 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। अभी जैसे आपको हमने एग्जाम्पल नंबर 6 बताया, अभी हमने आपको एग्जाम्पल नंबर क्या बताया, हमने 6 बताया। उसी की तरह आपका यह दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91 को हल करने के लिए हमने क्या कहा, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसे 26 है, 26 को हम क्या कर दें, 2 से काटें 13 हो जाएगा, कैंसिल हो गया।
इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे हम 91 को लिख सकते हैं। 91 को 7 से काटेंगे 13 हो जाएगा और 13 में 13, ये 91 कितना हो गया भाई ये, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 13। अभी आपको हमने HCF ज्ञात करने के लिए बताया हमने, तो HCF किसका 26 और 91 का हो जाएगा। दो हमने कहा दोनों में जो सेम दिखाई दे रहा हो, दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है भैया, दोनों में सेम दिखाई दे रहा 13 हो गया। इसके बाद में LCM किसका 26 और 91 का, 26 और 91 देखेंगे जो दोनों में सेम है, कौन कौन सेम है देखेंगे यहाँ पर, ये 13, बाकी जो बच रहा है उसको 7 मल्टीप्लाई 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई, 14 3 जा, ये 14 3 42 के 2, 14 3 42 के 2, कैरी 4 और 14 1 जा 14 यानी 182 हो गया। अब क्या कह रहा है, अभी हमने जो बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM क्या इक्वल है, यानी इनका 26 मल्टीप्लाई 91, HCF कितना है 13 मल्टीप्लाई कितना है 182 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अगर दोनों साइड का वैल्यू सेम है, हमको ये चेक करना, चेक कीजिए, तो चेक करना, तो आशा करता हूं आप कर ले जाएंगे, या हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन। 26 91 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जा 1, ये 2 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया, 9 6 जा 54, 5 हो गया, 9 2 जा 18 और 5 23, तो ये हो गया 6 23, ये हो गया। अब ऐसे हम 182 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 4 24, 5 हो गया, 1 2 हो गया, 1 8 जा हो गया, 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। दोनों तरफ देखिए मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये कितना है दोनों का 2366, ये दोनों साइड का वैल्यू, ये हमको इसमें क्या करना है, ऐसे आपको लगाना है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों का क्या करेंगे, 26 का देखिए, 26 को हमने 2 गुणे 13 लिख दिया, और 91 को हमने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 13 लिख दिया। जो दोनों में कॉमन था वो एस्केप होता है, जो दोनों में कॉमन है वो भी, उसको छोड़ के बाकी शेष बच रहा सबको मल्टीपल के रूप में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, हमारा एलसीएम हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम भी क्या होता है, इक्वल होता है। सबका हम देखिए इसका इसमें गुणा और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दिया, दोनों साइड का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। शेष दो क्वेश्चन हमारा है, शेष दो क्वेश्चन, दूसरा हमारा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54 54। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन हो गया। इन दो क्वेश्चन को आप जरूर लगा ले जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, अगले दिन आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरे क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित कोणों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 12 15 21। इन दो के
अब देखिए अब तक हमने दो दो संख्याओं का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला, अब तीन तीन संख्याओं का दिया गया है। तो क्या कर रहा है, सीधा सीधी सी बात है, इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से यानी जो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसके माध्यम से दी गई भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, व्यक्त किया जाएगा तो आप सवाल लगा ले जाएंगे, जायज बात है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 4 तिया 12 हो गया। फिर 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 ये हो गया, और 21 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 7। क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 3 गुना 6 गुना 12, 5 तिया 15, 3 7 21 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ पूछना है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 15 21 का एचसीएफ तीनों में क्या आपको दिखाई दे रहा है, सेम देखेंगे, तीनों में 3 है, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 12 15 और 21 का एलसीएम देखेंगे, हमने कहा है जो तीनों में सेम होगा वो भी प्लस जो बच रहा है, कौन कौन, ये 2 यहां बच रहा है, 5 यहां बच रहा है और 7 यहां बच रहा है, यहां हमने लिख दिया, गुणा कर दीजिए जरा, 3 गुना 6 गुना 12, 3 गुना 6 गुना 12 पंचे 60 और गुणे 7 गुणा कर देंगे, 7 6 42 यानी 420। ये हमारा हो गया एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कहना मतलब क्या, जो 3 है सबको काट रहा है, 7 1 3 7 1 3 बचे 15 3 12 काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। क्या जो 420 आया है, ये क्या जो 420 है, क्या 420 को 12 15 21 काटेगा, बिल्कुल काटेगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक। तो इसी में इसका दूसरा क्वेश्चन 17 23 29, 17 23 29, तो 17 को लिख देंगे, 17 को तो 1 गुणे 17, 23 को लिख दें 1 गुणे 23, 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 23, 29 गुणे 1 गुणे 29। अब दोनों में क्या कहा, तीनों में एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ 17 23 29 तीनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है, इन दोनों में केवल एक एक दिखाई दे रहा है, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। जो तीनों में दिखाई देगा सेम होगा वही। अब क्या किया जाए, अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम 17 23 29 का एलसीएम जो निकालना है, तो ये जो तो एक कॉमन है, बाकी शेष बच रहा है 17 23 29, गुणा कर दीजिएगा, जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। तीनों का आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये आया होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे फैक्टराइज करना है, यानी जो उसके को प्राइम नंबर जो नंबर्स गिवन है आपको, उनके जो फैक्टर होंगे उनको फैक्टर्स को प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख देना है। जो सेम होंगे वो एचसीएफ होंगे, जो सेम है वो भी जो आपको जो सेम बच रहे हैं मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, हमारा सीएफ हो गया। आशा करता हूं जो आपका तीसरा क्वेश्चन है 8 9 2 5 8 9 2 5, इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 को लिख दें 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 को लिख दें 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखेंगे तीनों में कुछ कॉमन है, जहां तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा वहां पर उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो भी जो नहीं कॉमन सबको उसी रूप में लिख दिया जाए, तो कितना हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आएगा आंसर आ जाएगा। गुणा करके जो उसका एक रेशियो एक वैल्यू जो एक संख्या आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 2 4 2 8 3 24 3 72 25, सबका गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। जिसको टेबल्स और जो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड होते हैं, गुणा भाग होते हैं, जिसका बीप होगा वो मजबूत कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF 306, 657 कितना दिया गया है? 9 दिया गया है, 9 दिया गया है। LCM 306 657 कितना दिया गया है? ज्ञात कीजिए। यही हमको यही पूछ रहा है, उसका एलसीएम क्या होगा। अब अभी हमने बताया, नोट किए होंगे उसको फार्मूला, यानी एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम का हमने फार्मूला बताया। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। एलसीएम क्या, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। आप ये मत मतलब में भटकिएगा कि वहां पर सर ने बताया था ये 6 है, ये 20 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई थी। यहाँ पर ये पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 306 657 का हो जाएगा। पहली संख्या कितना है? 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ कितना दिया? 9 दिया गया है। कितना दिया गया है? तो इसको अगर हम देखेंगे 9 से इसको डिवाइड कर दें, 9 7 63 2 65, 9 7 63 2 65, 2 बचा है 2 ऐसा 70 9 3 73, यानी हो गया हमारा ये 306 मल्टीप्लाई 73 कितना हो गया? 73। अब 306 और 73 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा? कितना आएगा इसका? जब हम 306 और 73 का गुणा कर देंगे 22,338, इसका ये सुटेबल आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा। तो आशा करते हैं ये आपको जो फार्मूला हमने बताया उसी के बेस पर आपका ये सवाल आ गया। तो अगर मान लीजिए आपको ये एलसीएम यहाँ कुछ दिया होता है, एचसीएफ में, तो आपको अगर एचसीएफ वाला फार्मूला, एचसीएफ बराबर जो भी आपको बताया है फार्मूला लगा के आप उसको हल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक आपका एक एग्जांपल नंबर 5 है। पहले इसको हम बता देते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 पर कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, जो हमारा ये नंबर दिया गया है, नंबर है 6 की पावर n, ये नंबर हमारा है 6 की पावर n, कह रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या इस पर 6 की पावर n, क्या जो हमारा ये नंबर है, नंबर 6 की पावर n पर जो डिजिट होगा क्या 0 पर एंड हो सकता है? तो जैसे n प्राकृत का मतलब होता है, प्राकृत संख्या का मतलब होता है, आपको पहले वीडियो के माध्यम के द्वारा दिया गया है
एक से शुरू होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जो या ऐसे कह सकते हैं, या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो n है, अब n की जगह पर यदि हम 1/1 करके ये 6 की पावर 1 6 से हो जाएगा। यदि n की जगह पे 2 रख दें, 6 की पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 की पावर 3 कर दें, 216 हो जाएगा। 6 की पावर 4 कर दें, तो अगर ऐसे देखिएगा, अगर आप n के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो लास्ट में उसके लास्ट के अंक पर शून्य कभी आने की संभावना नहीं है, कतईया नहीं आएगा। एक नहीं, 1 2 4 10 20 करके आप देख लीजिएगा। हम तो 2 ही 3 किए हैं, 4 किए हैं, तो जहां तक आशा है इसका 1296 हो जाएगा। जहां तक आशा है 216 का 6 पावर 4 का 1296 हो जाएगा। तो आप ऐसे 6 पावर 5 कर लीजिएगा, तो आपका हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी भी अंक लास्ट में अंक पर या लास्ट के अंक पर शून्य आ सकता है। तो शून्य जब आएगा नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 6 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 3। अच्छा, जो ये आधार है, आधार का गुणनखंड कितना है? आधार का गुणनखंड कितना है? 2 और 3 है। यदि 2 और 3 में यदि आधार के गुणनखंड में जब तक 5 का गुणनखंड या 5 का फैक्टर नहीं होगा, यानी 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं होगा। जैसे इसमें हम कर दें, यदि इसी में 5 का गुणा कर दें तो 5 3 15 गुना 30 आया, क्योंकि 6 का मल्टीपल है 2 और 3 में हमने क्या कर दिया? 5 का गुणा कर दिया। 5 दिया 15 गुना 30। अगर आप एक बार 30 की पावर n कर दें, अब जितने भी वैल्यू रखे हैं 1 2 3 4 रखो, 30 की पावर 1 30 हो गया, 30 की पावर 2 30 गुणे 30 करेंगे 900 हो जाएगा। 30 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 30 9 3 कितना? लगभग 27,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। जब तक देखिए, अब आप देखिए क्या, जो भी अब यहाँ पर शून्य आया तो प्रत्येक संख्या के प्रथम डिजिट पर या लास्ट डिजिट पर शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा? शून्य आ रहा है। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 के पावर n में किसी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। संख्या 6 की पावर n पर किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। आपको यही जो मैं बोल रहा हूं यही आपको लिखना है। संख्या 6 की पावर n पर किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके आधार के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में नहीं है। यदि 6 के आधार के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में 5 का गुणनफल होगा, तभी शून्य पर समाप्त हो सकता है। आपको यही लैंग्वेज लिखना है जो हमने बताया, जो हमने अपने मुख से बोला, वही आपको लैंग्वेज अपने कॉपी में अपने नोट्स में लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। संख्या 6 के पावर n पर किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके आधार के जो आधार का गुणनखंड है उसमें 5 का गुणनफल नहीं है। जब आधार 6 के गुणनखंड के गुणनफल में 5 का गुणनफल होगा, तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि जितनी बार बोले तो एक वर्ड इधर उधर हो गया हो, मतलब अलग अलग निकला हो, बाकी कहने का मतलब एक ही है। इसी प्रकार आपका जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, 4 की पावर n
एग्जाम्पल नंबर 4 है, 4 के पावर n करा क्या किसी भी n के लिए शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो कतई नहीं होगा। हम बारी बारी से n का मान 1 2 3 4 रखें, तो 4 की पावर 1 4 ही, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये 4 है, 4 का अगर अगर 2 दूना 4, तो अगर इसमें जब तक 5 का गुणनफल नहीं होगा, जब तक उसके आधार के गुणनफल के गुणनखंड के गुणनफल में 5 का गुणनफल नहीं होगा, तब तक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। 5 दूना 10 दूना 20, देखिए 20 आया, अब 20 के पावर समथिंग करते हुए चले जाएंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये किसी भी ईयर के लिए यह शून्य पर क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 7 6 5 4 5 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं हमने आपको भाज्य का नियम बताया है, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो वो क्या है, हमारी संख्या कौन सी है, भाज्य है। अच्छा इसमें देखें ये यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, तो अगर दोनों में से अगर 13 को अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें कितना 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और प्लस का निशान 13 निकल गया, यहाँ से 13 निकलेगा 1 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया 13, 77 एक कितना हो जाएगा 78। अब देखेंगे 78 संख्या आपका किससे कटेगा, 78 आपका किससे कटेगा 2 से कटेगा, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 29 दूना 78 हो जाएगा, 2 3 6 2 39, 3 से कटेगा 13। तो ये जो हमारा है ये 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा 13, और 13 यहाँ पर तो ये है। ये दोनों का गुणा कर देंगे, जो भी संख्याएं आएंगी 2 या 2 से अधिक संख्याएं आएंगी कि विभाजित होंगी, इसलिए भी क्या होंगी भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याएं 13 गुणा कर देते हैं, 13 × 104 और 13 × 7 91 10 1014, 13 × 104 और 13 × 104 के कैरी 10 और 13 × 7 91 91 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101 नहीं 1000 आपका 1014 हो जाएगा। तो अगर इसको काटेंगे तो हमारा 2 या 2 से अधिक संख्या होता है, इसलिए क्या ये भाज्य संख्या है। सिमिलरली इसी प्रकार देखेंगे 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 को बाहर कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 7, इसका मल्टीप्लाई 7 से कितना हो जाएगा 42, 5 निकल गया, 4 3 12 दुनाई 24 प्लस 1, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ से 5 निकल गया, गुणे 5 यहाँ हो गया है, तो यहाँ 5 हो गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 छक 42 गुणे 24 और प्लस 1। तो यहां पर एक काम करिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे और देखेंगे। तो यहां पर थोड़ा समय बचाने के लिए हमने क्या कर दिया 42 और 24 गुणा करेंगे, 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, और 5 का गुणा कर देंगे 5045, 1 से कटेगा 5 से कटेगा और 5045 स्वयं से कटेगा 5 से कटेगा। तो ये संख्याएं
जो दो या दो से अधिक से संख्याएं से करती है वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। तो देखेंगे यहाँ पर ये भी 1014 आया, 5045, ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। अभी पूछ रहा क्यों है? क्योंकि ये संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या होंगी? डिविजिबल होंगी या कटेंगी, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं। आपका इसका ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 7th नंबर 1.2 का 7वां क्वेश्चन आपका है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। अपने किताब से आप पढ़िए, क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। एक कोई खेल का मैदान है, खेल का मैदान जो इस आकार का है, गोलाकार है, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक कोई रवि है, कोई लड़का रवि है, रवि को एक चक्कर में लगा समय 12 मिनट। रवि है जो उसको एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट समय लगता है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी एक सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर में लगा समय 18 मिनट। यानी एक कोई मैदान है जो क्या है? वृत्त के आकार का, ये गोलाकार है। मान लीजिए कोई यह रवि है, रवि, और एक क्या है? सोनिया। दोनों एक ही स्थान से, दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही दिशा में चक्कर लगाना या दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिला है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, यानी कोई एक खेल का मैदान है, वो वृत्त के आकार का है। सोनिया है, एक चक्कर जब लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। दोनों का समय, सोनिया को कुछ समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन रवि को समय कम लग रहा है। तो दोनों तो एक ही समय में एक ही समय से एक ही समय में एक ही स्थान पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में उन्होंने चलना प्रारंभ किया। वह दोनों एक ही स्थान एक साथ कब मिलेंगे? चाहे तो आप कहेंगे 18 में ये पहले पहुंच रहा है, ये बाद में पहुंच रहा है, तो इसके बाद पहुंचना कभी किसी न किसी समय पर दोनों एक साथ तो मिलेंगे ही। तो एक काम करेंगे हम, तो इस 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 18 को लिख सकते हैं 2 3 18, 2 9 18, 2 3 6 3 18, और कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। तो 12 को लिख सकते हैं कितना? 12 को 2 2 4 3 12। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम 18 12। आपको पता है कि दोनों में जो सेम होता है, देखिए कि दोनों में क्या सेम है? दोनों में 2 सेम है। हमने कहा 2 सेम होता है उसको लिखे, जो बच रहा है कौन कौन बच रहा है उसको लिख लेते हैं। देखिए इसमें भी ये भी सेम है, इसको भी हमने क्या लिख दिया? 3। अब क्या क्या बच रहा है? 3 और 2 बच रहा है, तो 2 गुणे 3 कर देंगे। गुणा कर दीजिए, 2 3 6 18 3 2 3 6 12 3 36, 2 3 6 12 3 36 मिनट आता है। वह दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो जाहिर
आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट या ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जितना हम सॉल्व करवा दिए हैं 1.2, तो इसका जो एक्सरसाइज है वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा, आप पढ़िएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करिएगा, अगले दिन उसका निवारण या प्रॉब्लम समस्याएं दूर की जाएंगी। और अपने घर में आप सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए और पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खान पान और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। बाकी फिर मिलेंगे हम कल में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।